नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले रुड़की से खबर है। यहां पर एक युवती की हत्या करके युवक खुद ही सिविल कोतवाली पहुंच गया, जिसके बाद युवक की निशानदेही पर पुलिस ने युवती का शव बरामद कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। केएम राव वन विभाग निगम से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। धर्मकांटों की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस की जांच शुरू हो गई है, जिसमें कि अब निगम के पूर्व एमडी केएम राव की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वहीं पर आरएम कुमाऊं और आरएम टिहरी भी जांच के दायरे में है। गौला कोसी दाबका नदियों के गेट के बाहर धर्म कांटे लगाए जाने थे। मुंबई पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रवासी उत्तराखंड के लोग पहुंचे थे। महिलाएं उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों में नजर भी आईं। सीएम धामी इन्वेस्टर समिट के चलते मुंबई गए हैं, जहां कल को उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को बाबा केदारनाथ के धाम के लिए पहुंचे और राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी और ये साफ कर दिया कि उनका दौरा केवल बाबा केदार के दर्शन करने का है। आज दोपहर 1:25 पर वो हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचे, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ में एकमात्र पार्टी नेता गणेश गोदियाल मौजूद थे। आपको ये भी बता दें, 2013 की आपदा के तत्काल बाद ही राहुल गांधी केदारनाथ आए थे। तब उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए थे और मात्र एक दिन ही केदारपुरी में रहे थे। लेकिन इस बार इनका 3 दिन का दौरा है और वो केदारपुरी में ही रहेंगे। इस दौरान सुबह शाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सोमवार को बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी करेंगे। राहुल गांधी के केदारनाथ पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं पर कुछ लोगों ने राहुल गांधी से जय श्री केदार बोलने को भी कहा। जय श्री केदार, जय श्री केदार बोलिए राहुल जी, राहुल जी जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार बोलिए राहुल जी, राहुल जी जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार बोलिए राहुल जी, राहुल जी जय श्री केदार। 5 राज्यों के चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे से प्रदेश की सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी ने अपने इस दौरे से भले ही कांग्रेस नेताओं को दूर ही रखा हो, लेकिन बीजेपी नेता उनके केदारनाथ प्रवास पर नजरें जमाए हुए हैं। पांच राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव चल रहे हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को वोटिंग है। बीजेपी और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट के बीच चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच राहुल गांधी का अचानक केदारनाथ दौरे पर आना कम से कम बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। बीजेपी का कहना है कि अब पूरे देश में सनातनी हिंदू जाग चुका है, जिसने गांधी परिवार को मंदिर मंदिर जाने पर मजबूर कर दिया है। कोई भी अगर उत्तराखंड में आता है उसका स्वागत है और वो तो भगवान शिव के द्वार पर आ रहे हैं। लेकिन प्रश्न बड़ा ये खड़ा होता है कि आज पूरे देश का सनातन जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है, इसलिए गांधी परिवार को मंदिर मंदिर जाने के लिए आज मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को याद दिलाया है कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार नेहरू ने किया था और अयोध्या में राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था। शायद भाजपा को मालूम ही नहीं है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भाजपा को जानकारी, वो कहाँ के सनातनी आगे, उन्हें इस बात का मालूम नहीं। जिस राम मंदिर की याद बात करें, उसका ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया था। केदारनाथ में राहुल गांधी की यात्रा भले ही निजी बताई जा रही हो, लेकिन जानकार इसे बीजेपी के उग्र हिंदुत्व की काट में कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति
बता रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बीएसपी छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए इमरान मसूद ने अवैध मजारों पर हुई कार्रवाई को नफरत की कार्रवाई बताया। हरिद्वार पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि सैकड़ों सालों पुरानी मजारों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने कहा बीजेपी की नफरत की विचारधारा है, सनातन की विचारधारा नहीं, क्योंकि सनातन विचारधारा भाईचारे का संदेश देती है और हरिद्वार से प्रेम का संदेश जाना चाहिए। ये सिर्फ नफरत की बात करते हैं और नफरत की विचारधारा सनातनी विचारधारा नहीं है। मैं केवल एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि सनातनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार हरिद्वार से नहीं होगा तो कहां से होगा, और हरिद्वार से प्रेम का, भाईचारे का संदेश जाना चाहिए। केवल इतनी सी बात है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी हर मोर्चे पर रणनीति बनाने में जुट गई है। पहला टारगेट है SC/ST वोटर्स की गोलाबंदी और इसके लिए बीजेपी SC/ST बाहुल्य इलाकों में 4 बड़े सम्मेलन करने जा रही है। उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के, SC और ST वोटर्स पर सियासी दलों की निगाहें जमी रहती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में करीब 19% वोट SC/ST वर्ग का है। विधानसभा में 70 में से 13 सीटें SC के लिए तो 2 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। लोकसभा में भी 5 में से 1 सीट रिजर्व है। बीजेपी 19 और 21 नवंबर को देहरादून और हल्द्वानी में SC वर्ग के, तो 20 और 22 नवंबर को विकासनगर और नानकमत्ता में ST वर्ग के जनप्रतिनिधियों के बड़े सम्मेलन करने जा रही है। बड़ी संख्या में समर्थन हमको SC/ST का मिला है कि सर्वाधिक जो SC के विधायक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन तो भी सामाजिक चेतना अभियान का हम इस महाकार्यक्रम कर रहे हैं। समाज के भिन्न जो संगठन है, समाज के भिन्न वर्ग हैं, उन वर्गों के बीच में हमारा मत प्रतिशत बढ़े। इन सम्मेलनों में SC और ST वर्ग के प्रधान से लेकर सांसद तक सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है, ताकि कांग्रेस का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी को तब तब इस वर्ग की याद आती है। सरकार में आते ही बीजेपी इस वर्ग को भूल जाती है। पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का इन वर्गों के प्रति जो नफरत शुरू से रही है, इनकी उपेक्षा उन्होंने करी है। केवल इलेक्शन की दृष्टि से, केवल वोट की दृष्टि से जब वोट आता है, इलेक्शन आता है, तो इन वर्गों के प्रति और इन वर्गों के बीच में जाकर के वो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। सम्मेलन के जरिए बीजेपी SC/ST वर्ग के हित के लिए किए गए कामों का लेखा जोखा सामने रखेगी और इस वर्ग के प्रभावशाली लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। बीजेपी इस वर्ग के ग्रेजुएट युवाओं की लिस्ट भी तैयार कर रही है, तो उनके एक एक बूथ पर एक एक पदाधिकारी को तैनात करने की रणनीति बनाई जा रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहाड़ में सक्रिय हैं, लेकिन क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। भगत ने ये भी कहा कि वो अब राजनीति से दूर हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। नैनीताल के फ्लैट मैदान में मुंबई क्लब द्वारा आयोजित टेनिस बॉल प्रतियोगिता में पूर्व राज्यपाल पहुंचे थे। तो मैं राजनीति से अलग होकर के केवल सामाजिक, आर्थिक और उत्तराखंड कैसे आत्मनिर्भर हो, कैसे विकास हो, इस पर मेरा ध्यान केंद्रित है और मैं इसलिए अब राजनीतिक विषय पर न ज्यादा ध्यान देता हूं, न चर्चा करता हूं। बाबा बागेश्वर ने केदारनाथ जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। वहीं पर बाबा केदार के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा के धाम में अद्भुत शक्ति प्रदान होती है और देवभूमि में कदम रखना ही सौभाग्य है। वहीं बाबा केदार से पूरे जगत की खुशहाली की कामना भी की। केदारनाथ में दर्शन करने के बाद बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल से पूजा अर्चना की उनकी और इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री दूसरी बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए हैं। उन्होंने कहा कि वे कपाट बंद होने के पहले दर्शन करने आए हैं। यहाँ की व्यवस्था और सुविधा बहुत अच्छी है। सभी सेवा करने वाले सेवादारों को साधुवाद। कपाट बंद होने के पहले ही हम दर्शन करने आए हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद।
बद्रीनाथ भगवान की कृपा सब पर बनी रहे और यहाँ की व्यवस्था सुविधा भी बहुत अच्छी है। सभी सेवा करने वाले यहाँ के सेवादारों को खूब सारी। गढ़वाली भाषा को कुछ इलाकों में पाठ्यक्रम में शामिल करने के बाद अब कुमाऊनी को भी बराबरी का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है। गढ़वाली की तर्ज पर ही कुमाऊनी भाषा भी काफी समृद्ध और व्यापक जन समुदाय की लोकप्रिय भाषा है। गढ़वाल के कुछ जिलों में 1 से 5 तक की क्लास में गढ़वाली भाषा को अन्य विषय के रूप में पढ़ाने की कवायद पहले ही हो चुकी है। भाषा बोली को संरक्षित करने वालों ने इस कदम को खासा सराहा भी था। कुमाऊनी को हिंदी की सहायक पहाड़ी भाषा का दर्जा भी काफी पहले ही मिल चुका है, लेकिन अब कुमाऊं में भी कुमाऊनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग शुरू होने लगी है। कुमाऊनी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और इसको कुमाऊनी भाषा को एक विषय के रूप में हर कक्षाओं में पढ़ाया जाए। कम से कम उत्तराखंड सरकार से तो ये मांग की जा रही है कि कुमाऊनी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। एक अनुमान के मुताबिक कुमाऊनी बोलने वालों की तादाद 50 लाख से अधिक है। कुमाऊं के 6 जिलों में तो ये बोली अलग अलग तरीके से बोली जाती है, लेकिन उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी इसे बोलने वाले कम हैं। भारत के कई राज्यों के साथ नेपाल के भी कई हिस्सों में कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, लेकिन कुमाऊनी बोली के भाषा बनने में सबसे बड़ी दिक्कत इसकी भिन्नता है। हालात ये हैं कि हर क्षेत्र में बोली जाने वाली कुमाऊं बोली में काफी अलग है। लोग तभी बचेगा जब लोग बचेंगे, जब गांव बचेंगे, जब हिमालय बचेगा, हिमालय की थाती बचेगी, तभी वो भाषाएं बच सकती हैं। तो पहली शर्त ये है कि हमारी जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो भाषा के सरोकार की बात करनी चाहिए, और जब तक भाषा में सरोकार नहीं होंगे तब तो हम किसी भाषा को, किसी संस्कृति को, किसी चीज को बचा नहीं सकते। कुमाऊनी बोली अलग अलग क्षेत्रों में कुल 13 तरह से बोली जाती है। वैसे तो उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी के अलावा अन्य भाषाएं भी मौजूद हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोगों की जुबान पर कुमाऊनी और गढ़वाली ही राज करती है। राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन के जरिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है, तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। जोशीमठ क्षेत्र में एक बार फिर से भालू की दस्तक से दहशत का माहौल। जोशीमठ के सींधार और रविग्राम वार्ड में भालू दिखाई दिया। रामनगर में धनगढ़ी पुल को जल्द बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। 26 जनवरी तक पुल का काम शुरू नहीं होने पर फिर प्रदर्शन की चेतावनी। टिहरी में त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापेमारी अभियान जारी। छापेमारी में 60 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और नियमों की अनदेखी पर 30 दुकानदारों को नोटिस दिए गए। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने लक्सर की कई मिठाई की दुकानों की जांच की। जांच में अधिकारियों ने 5 मिठाइयों के सैंपल लिए और 4 दुकानदारों को नोटिस भी दिए। टिहरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि इन्वेस्टर समिट प्रदेश के डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होगा। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी को काफी उम्मीद है। विकासनगर में बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसी ने कहा कि अब तक 94,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। विश्व कप के खुमार का असर पहाड़ के पर्यटन पर पड़ा। इस बार न बंगाली सीजन ठीक रहा, न ही गुजराती सीजन में पर्यटकों ने पहाड़ का रुख किया। बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान का कार्य आधे से ज्यादा को पूरा किया जा चुका है। आने वाले महीनों के इसमें सर्दियों के चलते काम कराना चुनौतीपूर्ण होगा। दीपावली में बाजारों की भीड़ में छीना झपटी और चोरी करने वालों पर हरिद्वार पुलिस खास नजर बनाए हुए है। पुलिस ने घनी आबादी वाले इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। उत्तरकाशी के गाजेड़ा क्षेत्र में 5 गांवों में 5 दिन का चौरंगी नाथ देवता का मेला कल से शुरू होगा। मेला कल से 10 नवंबर तक मनाया जाएगा।
टिहरी में रसोई गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। घर में मौजूद 4 लोगों ने भागकर जान बचाई। आग लगने से पूरा घर और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मदद से बमुश्किल आग बुझाई जा सकी। कंसाली के धारती गांव की पूरी घटना। रुड़की के त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई ताकि त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बाजारों में दुकानें किस तरीके से लगाई जाएं ताकि जाम की समस्या न बने और लोगों को भी किसी तरह से दिक्कत ना हो। साथ ही पटाखा की दुकानें नेहरू स्टेडियम में लगेंगी। साथ ही फायर ब्रिगेड को सख्त दिशा निर्देश दिए गए कि वो समय रहते हुए मॉक ड्रिल कर लें ताकि कोई परेशानी ना हो सके। डिपार्टमेंट ने उनकी मीटिंग बुलाई थी कि जितनी भी चीज़ें होनी है हमें आगे सीजन में और मार्केट एरिया में उसका हम पहले से निर्धारण कर लें। तो इसमें जैसे पटाखों के कहाँ पे लगेगी, हर जगह ना लगें पटाखे क्योंकि उसमें भी सेफ्टी रीजन रहते हैं। रोड पे कितनी जगह छोड़नी है। 26 नवंबर से कोटद्वार में शुरू होने वाली आर्मी भर्ती रैली को लेकर सेना की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भर्ती रैली में गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के युवा हिस्सा लेंगे और युवाओं को भर्ती रैली में शामिल होने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी युवाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि युवाओं को अपने सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए भटकना ना पड़े। भर्ती रैली होने वाली है और इसमें लगभग 3000 लोगों का प्रतिभाग किया जाना। 3 दिवसीय भर्ती रैली है तो इसमें एसडीएम्स को निर्देशित किया गया कि जितने हमारे जो सर्टिफिकेट्स वाले हैं वो पेंडिंग न रहें और वॉर फुटिंग पे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाएँ। इसके साथ ही जो पीडब्ल्यूडी के लेवल पे जल संस्थान या शिक्षा विभाग से जो असिस्टेंस दी जानी है और आर्मी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट हमारे सामने फ्लैग की गई उन सभी के लिए हम लोगों ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया। आम जनता को क्राइम की टीवी शो दिखाकर अपराध की दुनिया से बचने के तरीके बताने वाले राइटर प्रोड्यूसर भी साइबर क्राइम की चपेट में आ चुके हैं। देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए। देहरादून में चल रहे क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में देश के जाने माने क्राइम थ्रिलर पर मूवी, टीवी शो और राइटर पहुंचे हैं जो आज देश के उन बड़े अपराधों पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी कहानी उन्होंने जनता के सामने रखी। लेकिन वो आज सामान्य क्राइम से बढ़कर साइबर क्राइम को मानते हैं। आजकल के क्राइम जो है साइबर क्राइम के तरफ बहुत बढ़ गया है अभी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि देखिए क्राइम कब होता है इस तरीके का क्राइम, क्योंकि हम बुद्धू हैं, हम खुद केयरफुल नहीं रहते है ना। तो मेरे साथ हुआ है साइबर क्राइम। अब सोचिए जिस बंदे ने सावधान इंडिया क्रिएट किया है, लाखों लोगों को बोला है सावधान रहिए, सतर्क रहिए, उनके साथ साइबर क्राइम हो चुका है। साइबर अपराधी हर दिन 1,08,000 रुपए की ठगी करते हैं। ये एक औसतन क्राइम का डेटा है। वहीं डीजी हरियाणा का कहना है कि मोबाइल के आने से जहां कई सुविधा मिली है वहीं क्राइम भी बढ़ा है। चंबल बंद हो गया मोबाइल की वजह से, तो अब लोग बाग जो है वायलेंस का सहारा नहीं लेके अब इधर ही आ गए हैं। तो इसी में सबको फोन करके बहला के अब कौन घर की दीवार तोड़ेगा जाके, कौन चोरी करेगा, फुसला के ओटीपी ले ले। और इतना बड़ा देश है तो कमी तो है नहीं लोगों की, खाली बैठे हैं। तो हजारों हजार में लोग इसी पे जुट गए हैं कि फोन पर बहका के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। साइबर ठगों की चपेट में आने के बाद आपसे लूटे हुए पैसे के वापस आने की चांस बहुत कम है। इसलिए सावधानी ही साइबर अपराध का बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कोटद्वार के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में मिलने वाले राशन में प्लास्टिक के चावल की मिलावट की शिकायत सामने आई है। मामले में कुछ महिलाओं ने प्रशासन से उनके राशन में नकली चावल मिले होने की शिकायत की। महिला ने नकली चावल के कुछ सैंपल भी दिखाए हैं, जिसके बाद एसडीएम कोटद्वार ने राशन की जांच की बात कही। धो रहे थे ना चावल, तो ये चावल ऊपर आ जा रहे, ऊपर आके जब हम देख रहे हैं टेढ़े हो जा रहे हैं और बाहर निकल जा रहे हैं धो के। तो तब देखा कि हमने कहा खोखला तो नहीं है, तो नहीं थे। फिर हमने हाथ से छुआ तो ये मुलायम हो रहे, फिसल रहे हाथ से। फिर हमने दबाया 2-4 चावलों को तो एकदम इकट्ठे हो गए, टेढ़े हो गए और जैसे प्लास्टिक होता ना गोंद की तरह वैसे बन गए।
इसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो ये चावल है ये जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं है और प्लास्टिक जैसा इस तरह का लग रहा है और खाने में भी इसको जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसमें मैं इसकी जो है जांच करा रहा हूँ। जांच के उपरांत इसमें कहा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। देहरादून में बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार बिना लाइसेंस और बिना किसी प्रमाण पत्र के चल रहा है। इसकी जानकारी सूचना के अधिकारी से मिली। ऐसी दुकानों की वजह से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। देहरादून की ही कई दुकानों के पास ना ही लाइसेंस है और ना ही डॉक्यूमेंट। विकासनगर में मात्र 30 दुकानों के पास लाइसेंस है। वहीं इस मामले में अब कोर्ट में PIL डालने की तैयारी की जा रही है। ये अधिकारियों और व्हाइट कॉलर्स के जेबों में पैसा जा रहा है और जो सरकार को रेवेन्यू जाना चाहिए था वो सब ये लोग अपने पे हजम कर ले रहे हैं। तो इसके लिए अब हम इसमें अब एक जनहित याचिका दायर कर रहे हैं कि या तो इसमें इनको लाइसेंस प्रदान किया जाए, नहीं तो इनको बंद किया जाए। उत्तरकाशी में भेड़ बकरी पालन की परंपरा सीमांत गांव में आज खूब देखी जा सकती है। पुराने वक्त से लेकर आज तक ये भेड़ पालक सीमा पर प्रहरी की तरह काम करते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भेड़ पालक की है, जो 6 महीने बुग्यालों और सीमाओं में भेड़ बकरी के साथ रहते हैं और सीमाओं पर सीमा प्रहरी के रूप में काम करते हैं। जिले की मुकबा, हर्षिल, बगौरी, धराली, सुखी, झाला और हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे मोरी क्षेत्र के कई गांव में आज भी भेड़ पालक सूचना का साधन है, जिस कारण बॉर्डर एरिया में होने वाली हलचलों की जानकारी भी प्रशासन तक पहुंच पाती है। जो समय समय पर सीमा पर होने वाली गतिविधियों के लिए भी जो सूचनाएं, जो घटनाक्रम होते थे, उनकी सूचनाएं आम जन तक पहुंचाते हैं और जो ये हमेशा जो है प्रशासन के लिए जो एक सूचना तंत्र के रूप में साबित हुए हैं। इसका प्रत्यक्ष परिणाम जो युद्ध हुआ था भारत चाइना का, उसमें भी देखने को मिला। उस समय भी 6 महीने सीमाओं में रहने वाले ये भेड़ पालक अपने संसाधन से सदियों से अपनी परंपरा निभा रही है और अगर प्रशासन इन भेड़ पालकों पर थोड़ा ध्यान दे तो बॉर्डर एरिया के सूचना तंत्र को और मजबूत किया जा सकता है। मिले और भेड़ पालकों के लिए उत्तम साधन मिले, टेंट इत्यादि, टॉर्च और लालटीन, पिट्ठू और जो ऊन काटने की जो मशीन है, साइरिंग मशीन, वो भी एक यहीं गांव में मिलना चाहिए। जो उत्तरकाशी की सीमाओं में भेड़ बकरी पालक सूचना तंत्र का मजबूत माध्यम हो सकते हैं। खासकर सीमा सुरक्षा के लिहाज से भेड़ पालक सीमा प्रहरी के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज के जरिए इन्हें बॉर्डर क्षेत्र में बसाने के बारे में सोच रही है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।